हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, ये जो पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विश्वास मानिए, अगर आपने इस घटना चक्र की सीरीज को ही मैं केवल बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ओनली इसी को ही अगर पढ़ लिया और इसी के पूरे प्रश्नों को अगर लगा लिया दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आप कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस का जो महत्वपूर्ण रोल होता है उसमें आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। ये मैं दावा ठोंक कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी या कोई भी अगर टॉपिक पर हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो प्रश्न कहाँ से पढ़ेंगे, प्रश्न उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो हम लोग इस कंटेंट में चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और प्लस प्रश्नों को लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बेहतर स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग बने रहिए। और दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा दिया था, और आज हम लोग चर्चा करेंगे संसद का थर्ड पार्ट है आपका, ये आपका कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, मतलब किस प्रकार से संसद में कार्य होता है और किस प्रकार की प्रक्रिया है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। संसद उच्चतम विधायी स्थायी संस्था है, मतलब कुल मिला के संसद जो है वो आपकी एक प्रकार से कानून बनाने की सबसे हाई जो है संस्था है। ठीक है, इंस्टीट्यूट है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 368 दोस्तों हैं, इसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। किसके अंतर्गत? आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत दोस्तों संसद संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल दोस्तों होता है वो 6 महीने का हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सब क्या हैं? ये सब संसद के अधिकारी कहलाते हैं। और कोई संसद सदस्य दोस्तों जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचना के अनुपस्थित मतलब रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद दोस्तों आपका 105 है, उसके अंतर्गत सदस्यों के विशेषाधिकार एवं कुछ उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, उनको संपूर्ण भारत में या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। आपका आर्टिकल 253 कहता है कि कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता है उसको लागू करना है, तो वो चाहे राज्य का हो कानून, चाहे वो राज्य सूची का हो, चाहे किसी सूची का हो, उस पर जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रावधान करें। ठीक है, सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों यील्डिंग द फ्लोर। दोस्तों था हिंदी में जो आपके इस टाइप के टर्म होते हैं, उसको आप देखने की जगह आप इंग्लिश देखिए। तो यील्डिंग द फ्लोर फ्लोर क्या होता है कि अगर सदन के किसी अध्यक्ष मतलब किसी सदस्य को बोलने से रोकना है और अन्य को बोलने के लिए कहना है, तो अध्यक्ष कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, आगे देखिए। सदन सदन किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होता है, तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। मतलब मान लीजिए कोई बीजेपी का था और कांग्रेस में आता है, या कांग्रेस का था बीजेपी में आता है, तो उस प्रक्रिया में दोस्तों आपका कहलाता है क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर दोस्तों भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। ठीक है, तो शून्यकाल आपका कहाँ से है? ये आपका भारत की व्यवस्था से आया है। ठीक है, और यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल कब होता है? सामान्यतः जो होता है उसको 12 बजे तक आपका प्रश्नकाल होता है, तो दोपहर 12 बजे से आपका 1 बजे तक का जो काल होता है वो आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, ठीक है ना। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तावित होता है और राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो 109 के अनुसार आपका लोकसभा दोस्तों आपका धन विधेयक जो है कहाँ होगा स्थापित? लोकसभा में। ठीक है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी समय में प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? सादा विधेयक। कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर कोई विधेयक आया है जिसमें केवल व्यय संबंधी बातें उल्लेखित हैं, अनुच्छेद 110 संबंधी कोई बात नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका साधा विधेयक लाएगा। और साधा विधेयक पर दोस्तों आपका दोनों सदनों को समान आपका अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा जो है कितने दिन में? 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आपको लोकसभा जो है धन विधेयक को ऑटोमेटिक जो है पास मान लेती है। हाँ, अगर लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए वो कुछ आपका संशोधन करती है, तो उस पर दोस्तों आपका लोकसभा
को पावर है कि वो चाहे माने और चाहे ना माने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका धन विधेयक आपका क्या है कि लोकसभा का पावरफुल एक प्रकार से हिस्सा है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, कब होगा? ये आपका दोस्तों किसी विधेयक पर अगर मतभेद है तो दोस्तों आपका दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो उस पर दोस्तों राष्ट्रपति आपका 105 के अंतर्गत क्या होता है, 105 माफ कीजिएगा, 108 है, ठीक है, 108 है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है और 118 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है किसकी, संयुक्त बैठक की, ठीक है। अब तक 3 बार, कब तक, मतलब आज तक दोस्तों केवल 3 बार आपकी जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। वर्ष 1961 में पहली, जो किस पर थी, दहेज निरोधक वर्ष पर थी, ठीक है। और 1978 में दूसरी, वो किस पर थी, वो आपका बैंक सेवा आयोग पर थी। और तीसरी कब, वर्ष 2002 में, वो आप किस पे थी, कोटा के लिए थी, ठीक है। तो इस प्रकार से 1961, 1978 और 2002 में दोस्तों 3 बैठकें आपकी संयुक्त अधिवेशन के रूप में बुलाई गई हैं आज तक, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कोई कानून विधेयक संसद के दोनों में किसी एक सदन के पटल पर रखा सकता है, और कोई विधेयक विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। मतलब कोई साधारण अगर दोस्तों आपका कानून है तो आपका किसी भी सदन में पहले आ सकता है, और उस सदन में आपका पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन भी इसको पास करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को आता है, और राष्ट्रपति उस पर जो साइन करता है, तो वो एक प्रकार से आपका कानून बन जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। भारत के लोक वित्त पर संसद नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, दोस्तों ये जो वार्षिक वित्तीय और क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, 280 के अंतर्गत आपका जो बजट है, तो बजट के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण ही शब्द आपका संविधान में है, बजट का उल्लेख नहीं है, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है संविधान के अनुच्छेद, देखिए भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए आप कौन सा विधेयक पास करते हैं, तो विनियोग विधेयक, ठीक है। कहाँ से, संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये तो एक प्रकार से प्रोसेस है विनियोग का, लेकिन अगर दोस्तों विनियोग विधेयक पास अगर नहीं हो रहा है और हमको फंड की आवश्यकता है तो लोकसभा दोस्तों आपका लेखा अनुदान होता है, इसके माध्यम से जो है संचित निधि से कुछ अग्रिम धन निकाल लेती है, और बाद में जब विनियोग होता है पास तो उसी में जो है उसमें एडजस्ट करती है, ठीक है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से एकदम फ्री होता है। अब भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रकाशन पर नियंत्रण करती है, किस पर, प्रशासन पर, ठीक है। तो भारतीय जो संसद दोस्तों है, तो संसद का सचिवालय है वो सरकार से एकदम स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग प्रश्नों को करेंगे, अब प्रश्न थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा है, हम थोड़ा जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए हालांकि इन चीज़ों से आप परिचित हो चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 250 से अधिक सदस्य अगर आप पूछें तो आप सीधी बात कहेंगे कि 250 से अधिक सदस्य, 12 नॉमिनेटेड और 238 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ठीक है। आगे, ठीक है, एक्स मतलब अंकित स्थान पर किसे रखना ठीक होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 552 से अधिक सदस्य, 530 से ये और ये एंग्लो इंडियन, तथा देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ आपका पूछा गया है लोकसभा संबंध, ठीक है। तो लोकसभा से दोस्तों संबंध आपका पूछा गया है, तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि तथा एंग्लो इंडियन तथा 20 कितने भाई, टोटल 550 होते हैं, तो आपके 530 राज्य हो गए, 2 आपके एंग्लो हो गए, हालांकि एंग्लो को दोस्तों आप खत्म कर दिया गया है। और यहाँ क्या आएगा आपका, टोटल 20 आएगा, ठीक। तो आपका 20 कहाँ है, तो 20 आपका संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक है, यहाँ नॉमिनेटेड नहीं होता है, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नों को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो ये आपका एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, मतलब कि 87 क्या कहता है कि भारत जो राष्ट्रपति होगा दोस्तों वो लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ जो संसद बैठेगी उसके दोनों सदनों में जो है अभिभाषण देता है, ठीक है। कुल मिला के कुछ एक उनकी प्रायोरिटी मतलब है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों का विषय, बिल्कुल सही है। मतलब उसको बताता है कि आपका यहाँ अगर चुनाव किया गया है तो किस कारण, उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें एक तरह से मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए आप, भारत के संविधान में निम्नलिखित से क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है, दोस्तों बात है। और संसद राष्ट्रपति और दो सदस्य मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही है। तो दोनों इसका उत्तर दोस्तों सही है आपके। ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित से कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका, माफ करिएगा, भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद में आपका राष्ट्रपति और दोनों सदन। ठीक है, तो आपने देखा ही। अब ये प्रश्न वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप जो रिपीट क्वेश्चन होंगे, देखिए, निम्नलिखित से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो वही चीज़ भाई, उपराष्ट्रपति नहीं है और क्या, बस हो गया। तो वही प्रश्न बार बार आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, तो उन चीज़ों को हम लोग छोड़ते रहेंगे। ठीक है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर समझ जाती है जब वह बिना सदन को स्वीकृत किए क्या रहता है, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए तो इसमें एक बात और आप देखिएगा, 60 दिन की उक्ति अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन जो है सत्र आवश्यक या निरंतर 4 से अधिक, मतलब कह रहा है कि अगर आपने 60 दिन की अनुपस्थिति है, ठीक है, माना, लेकिन अगर ऐसा कोई दिन होता है जब 4 दिन की लगातार छुट्टी होती है या 4 दिन का जो सत्र जो है अवसान रहता है, तो वो 4 दिन को दोस्तों उस 60 दिन में हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? तो आपको पता होगा 2 बार, क्योंकि 6 महीने में होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका दोस्तों आपके प्रश्न हलवा हो गए हैं, कौन से हलवा हो गए हैं? ठीक है, देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन? तो आपका 60 दिन। ठीक है, संसद के अधिकारियों में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, आपका महासचिव भी होता है, अध्यक्ष, कुल मिला के सभी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम एक सांसद थे या विधायक थे, उनको इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। तो वो आपके कहाँ थे? वो आपके राज्यसभा के सदस्य थे। देखिए यहाँ आप देखिएगा, तो राज्यसभा के सदस्य थे, कौन थे? सांसद थे ये बरजिंदर सिंह हमदर्द, ये हमदर्द थे, और इनको जो है इसी अनुपस्थिति के आधार पर जो है हटाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया सकता है, तो किसी मंत्री, किसी मंत्री प्रति, तो किसी मामले के तथ्य को रोकता है, तथ्यों को बिगाड़ता है या वर्णन करता है। तो इसी आधार पर दोस्तों आपका सरकार में विश्वास खो दे, इससे मतलब नहीं है, लंबे समय तक इससे नहीं है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तर से बचता है, ऐसा ना कुछ नहीं है। तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार तभी लाएगा जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या बिगाड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों के लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूटता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा, चूंकि ये आप देख लीजिएगा, हालांकि बात सही है, 5 बार संशोधित किया गया है। ठीक है, और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, लाभ का पद समय के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, देखिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो देखिए यहाँ आप देख लीजिए, लाभ के पद का निर्णय आपका राष्ट्रपति, और यहाँ क्या लिखा है इसमें, राज्य संघीय संसद। क्योंकि क्यों? देखिए, आपका कोई कानून बनता है तो कानून में कौन कौन होता है? आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और आपका प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो यही तीनों लोग जो है चूँकि कानून आते हैं, तो इस प्रकार से यही लोग दोस्तों आपके लाभ के पद का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आपका कुछ नहीं, वो आर्टिकल 105 है। 105 आपके सदनों की और सदस्यों की जो है विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा? ठीक है, तो आपका देखिए, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार भी है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये आपका दोस्तों साक्षी मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अपरिचितों को सदन के बाहर, ये बिल्कुल है, तो आपका यही नहीं होता है। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल देखिए, संसदीय विशेषाधिकार जो है संसद के दोनों सदनों को, ठीक है, उसकी समितियों को, सदस्यों को, सबको प्राप्त है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 वर्ग हैं। पहला, वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, और वे जो व्यक्तिगत, मतलब उनका व्यक्तिगत है और एक सामूहिक है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सामूहिक कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए आप। देखिए,
सामूहिक रूप से जो होंगे वो होंगे अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का अधिकार होता है। सदन के अपरिचितों को बाहर रखने का अधिकार होता है। गुप्त बैठक करने का अधिकार होता है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों के संचालन को विनियमित करने का अधिकार होता है। ठीक है, यह आपका संसद को होता है। सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी आप निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास या दंडित करने का मतलब अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार होता है। ठीक है, गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त होने का अधिकार होता है किसको? मेंबर को। ठीक है, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुलाने मांगने का अधिकार होता है। संसद की कार्रवाई की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का अधिकार होता है। और सदन के परिसर में किसी सदस्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया को किए जाने पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति ली जाने का अधिकार होता है। यह आपका उसमें सामूहिक अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों आपका जो संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किया जाने का होता है वो आपका साक्षी जो के रूप में था ना, तो वो आपका जो ये अधिकार है ये वाला साक्षी के रूप में, तो ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कौन सा? सामूहिक अधिकार। तो सामूहिक में ये है, ये है, ये आपका अधिकार है लेकिन व्यक्तिगत है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों आपका ये आपका आर्टिकल 122 है। 122 में न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही जांच निर्णय किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? आपका 122 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार आपको किसका है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदनों के निर्वाचित सदस्यों का। ठीक है, निर्वाचित का। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती हैं। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन आपकी राज्य विधानसभा नहीं करती है दोस्तों, चूंकि सभी सदस्यों में आपके 12 मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। अतः जो राज्यसभा का जो कोई सदस्य है ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल बात करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा, देखिए यहाँ से आप देखिए तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार, देखिए ये आपका वही प्रश्न था पहले वाला। ठीक है, जो आपका कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस पर देख लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी बाहर किसी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अब राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो राज्य के नागरिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य का उस राज्य का होना जरूरी है। ठीक है, भारत का होना जरूरी है लेकिन उस राज्य का नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। राज्यसभा के नामित सदस्य के मंत्री पद, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति को चुना सकता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आपका यही उत्तर होगा जहाँ तक है। ठीक है, इसका उत्तर ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पहली चीज़ दोस्तों आपको कोई उत्तर दिख ही रहा है पहली चीज़। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन वाला है, तो आप इस पर काम कीजिएगा, इसको आप हटा ही दीजिएगा सबसे अच्छा। ठीक है, आप भी कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो भाई राज्यसभा में भी मनोनीत होते हैं और लोकसभा में होते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान प्रावधान है। ये बिल्कुल था दोस्तों। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय नहीं, राज्यसभा में दोस्तों नहीं है। ठीक है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा में था लेकिन उसको हटा देगा। ठीक है, तो ये है होगा नहीं। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वजह नहीं है, तो बिल्कुल है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, कोई भी बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मंत्री पद मतलब उसको जो है किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो जो मनोनीत जो सदस्य होता है वो आपका उपराष्ट्रपति में चुनाव तो देता है लेकिन राष्ट्रपति के रूप में आपका मत नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपने देखा। आगे देखिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संविधान की विषय सूचियों पर दिए गए विषयों के अतिरिक्त ये आपका संसद ही कानून बनाती है। ठीक है, संसद ही। ठीक है, आगे देखिए, अध्यक्ष दोस्तों, ये हम लोग बोल सके हैं कि जब सदस्य को बोलने से रोकता है तो क्या कहते हैं उसको आपको कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर, आपका बैठ जाओ। ठीक है,
शून्यकाल का समय हमने देखा था 12 से 1 होता है, तो बहुत देखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो आम जो बहस होती है दोस्तों वो आपका द्वितीय जो वाचन होता है। देखिए, विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन जो है विधेयक के प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकते हैं। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडक का विचार होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक का यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, यह तृतीय वाचन होता है। तो कुल मिला के द्वितीय जो आपका जो होता है दोस्तों आपका बहस होता है, यही मेन होता है। ठीक है, आगे देखिए। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई विधेयक निर्दिष्ट किया था, रेफर किया है, तो इसे किसके द्वारा किया जाना होता है? तो आपका उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। कब? जब संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, आगे देखिए। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा क्या होता है बिगड़ रहा है, तो क्या होगा? संयुक्त सत्र जो है यथा समय आहूत होगा। ठीक है, मतलब कि अगर पहले ही अधिसूचना दे दी गई है अब बाद में हो जाता है तो भी जो है इसका संयुक्त जो है सत्र होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे व्यक्तिगत हो जाए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये आपने देखा था आर्टिकल 118 में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त, आपने देख लिया वही चीज रिपीट है दोस्तों। तो दोस्तों जो रिपीट होगा उसको हम लोग आगे बढ़ते स्किप करेंगे। भारत में संसद के दोनों संयुक्त बैठक अध्यक्ष आपका अनुच्छेद 108 में बिल्कुल सही है। लोकसभा में तथा राज्यसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक आपकी 1961 में होती, बिल्कुल सही है आपका दहेज संबंध होती। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक आपका बैंक सेवा आयोग, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आपने देखा था। तो आपका तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है, कब? दोनों में से संसद की किसी पटल पर रखा जा सकता है कोई कानूनी विधेयक, मतलब सारा विधेयक। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत का पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपका संचित निधि से धन निर्गत का अधिकार किसी का नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार 266 के अनुसार भारत की संचित निधि से भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडिया निर्गमित, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इसका हिंदी बड़ा क्लिष्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये हो गया है कुल मिला के। ठीक है, यहाँ देखिए आप, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता नीति से संबंधित है? तो आपका दोस्तों जो 267 है। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका आकस्मिक नीति। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित नीति से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? दोस्तों जो आपका जो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता होता है, ये आपका संचित नीति से नहीं लिया जाता। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए आप सब पढ़ लीजिए इसको विस्तार से। संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत क्या क्या होगा ये आप देख लीजिए। तो जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। ठीक है, ये आपने देखा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते। ठीक है, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ठीक है, जिनके अंतर्गत ब्याज आता है, निधि आती है, उधार आते हैं, ऋण सेवा और ऋण मोचन। ठीक है, देखिए चौथा देखिए, उच्चतम न्यायाधीशों के उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, पेंशन भी है। ठीक है, फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों के उनके पेंशन। ठीक है, वेतन नहीं है। ठीक है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके संबंध में दी जाने पेंशन। ठीक है, तो दोस्तों इससे देखिए आप वेतन नहीं है, वेतन चूंकि राज्यों में संचित निधि है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये देखा। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, ये आपने देखा। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की दृष्टि हेतु अपेक्षित राशियाँ। ठीक है, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारत घोषित किया जाए। ठीक है, जो 322 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनके अंतर्गत हो। ठीक है, इस प्रकार से भारत का जो उपराष्ट्रपति दोस्तों होता है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, उसमें वेतन भत्ते प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखिए।
दोस्तों आज इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है आज मेरी, ठीक है। तो चूँकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहेगा, इसलिए मैं आपको यहीं खत्म करता हूँ, और आगे वाले टॉपिक हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, ठीक है। ठीक है सर, नमस्कार।